खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू। मैं हूं शहजाद रजा। चीन, अमेरिका, रूस और पाकिस्तान ने इस बात का इरादा किया है कि अफगानिस्तान को वो तनहा नहीं छोड़ेंगे, खास तौर पे अफगानिस्तान के अवाम को जो इस वक्त एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान पहले ही अफगानिस्तान का केस जो है दुनिया भर में लड़ रहा है और कह रहा है कि इस मौके पर अफगानिस्तान को खास तौर पर तालिबान की जो हुकूमत है उसको आइसोलेट ना करें। आइसोलेट करेंगे तो उससे ना सिर्फ एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा होगा बल्कि बहुत से वो गैर रियासती अनासर जो इस मौके की तलाश में हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और ना सिर्फ अफगानिस्तान खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बार फिर खतरे का बाइस बन सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कल की जो मीटिंग थी इसके हवाले से ट्वीट किया और यही कहा कि पाकिस्तानी हर वक्त अफगानिस्तान के साथ खड़े रहे हैं, अफगानिस्तान की आवाम के साथ, और इस दफ़ा भी वो उनको तनहा नहीं छोड़ेंगे। फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी जिन्होंने इस मीटिंग जो होस्ट किया और इसके साथ उन्होंने भी यही बात की कि जो हमारे गोल्स हैं, जो मकासद हैं, वो यही हैं कि इस वक्त जो इकनॉमिक कोलैप्स है अफगानिस्तान में उससे बचा जाए। अफगानिस्तान में इंसानों का जो एक अलमिया होने जा रहा है, इस वक्त विंटर स्टार्ट हो गई है, उससे बचा जाए और आलमी बरादरी अपनी जो कमिटमेंट्स हैं, जो उनकी जिम्मेदारियों के साथ साथ जो उन्होंने प्लेजेस किए हैं उसको पूरा करे। मुश्किल सूरत हाल अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान अपनी पूरी कोशिश कर रहा है दूसरे ममालिक को भी बावर कराने की। इस पर गुफ्तगू करते हैं और इस कॉन्फ्रेंस का या इससे पहले जितनी भी नशिस्तें हो चुकी हैं उनका नतीजा अब तक क्या निकला है और आगे क्या निकलेगा। स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं मुझे हमायूं खान साहब, बहुत शुक्रिया हमायूं खान साहब आपका। अहमद पंसोता साहब मुझे वीडियो लिंक पे लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, पंसोता साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शाजिया चीमा साहिबा हमारे साथ प्राग से मौजूद हैं, एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया शाजिया चीमा साहिबा आपका भी। पंसोता साहब आपसे मैं शुरू करता हूँ और इस किस्म की मुलाकातें काफ़ी हो चुकी हैं, पाकिस्तान ने अपनी भरपूर कोशिश की है, लेकिन इस वक्त बिल्कुल इमीडिएट इंटरवेंशन की ज़रूरत है। प्लेजेस हो रहे हैं लेकिन जो कमिटमेंट्स की हैं उनको पूरा करने का, उन पर अमल दरामद करने का वक्त है। तो ये हिचकिचाहट जो है ये कुछ समझ नहीं आ रही आलमी बरादरी की। जी, आई थिंक आपकी बिल्कुल बात सही है जी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आई बिलीव कि इस वक्त अगर अफगानिस्तान को किसी चीज की जरूरत है अबव ऑल, दैट इज अ फॉर्मल रिकग्निशन बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी। अब ये जो ट्रोइका प्लस मीटिंग हो रही है जी, आई थिंक दिस इज डेफिनेटली इन फर्दरेंस ऑफ दैट एफर्ट। इसमें अमेरिका है, इसमें रशिया है, इसमें चाइना है और पाकिस्तान ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ इट्स ड्यू स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडिया एज अ स्पॉइलर ऑफ कोर्स साथ साथ वो भी अपनी कोशिशें कर रहे हैं कि ये चीज जिसे कहते हैं किसी तरह सिरे ना चढ़े। लेकिन इस तक अफगानिस्तान में अगर आप देखें तो बहुत सिवियर किस्म के क्राइसिस हैं। देखें इस मीटिंग में भी जो कि 11 नवंबर को इसमें बड़ा एक कंसर्न एक्सप्रेस किया गया कि जो ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन है, जो इकोनॉमिक सिचुएशन अफगानिस्तान की, वो सिचुएशन विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद ईच पासिंग डे बहुत खराब हो रही है। ये पहली दफा ऐसे नहीं होगा। जब सोवियत वॉर के लिए भी अमेरिकन आए थे तो दे लेफ्ट अफगानिस्तान अबैंडन्ड, और वो सेनेटर चार्ली विल्सन जिसका मैं बार बार मौका मिले तो तज्जिया करता हूं, उसका हमेशा से ये ख्याल था कि इनको रिहेबिलिटेट करना चाहिए। अब फिर अमेरिका का आउटफ्लो है, यहाँ से इनफ्ला है। उस टाइम पर अमेरिका वंस अगेन अगर वो गलती दोबारा करेगा तो आई बिलीव कि अफगानिस्तान विल बी अ कंप्लीटली डिफरेंट ट्रेन, मे बी 2-3 years डाउन द लेन। अफगानिस्तान ने फॉर द फर्स्ट टाइम अपनी एक फॉर्मल गवर्नमेंट जो है उसको रिकग्नाइज किया है, जो कि उनकी इंडिजिनस लोकल गवर्नमेंट है, जिससे हम बार बार कहते हैं एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए कि इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर वो अमल करें और इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के मुताबिक चीजों को चाहें। लेकिन साथ साथ जो उनके अपने कंसर्न्स हैं वो हमें बिल्कुल, और उन कंसर्न्स को अगर आप देखें तो वो कंसर्न्स मैं आप या अमेरिका ये सब ममालिक नहीं कह रहे, वो यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस हैं और इसके ऊपर बिल्कुल उसकी बात भी हुई कि जो उनकी सॉवरेनिटी है उसके सिलसिले में जो यूएनएससी की रेजोल्यूशन है उसको भी आपने यू हैव टू अबाइड बाय दैट। वी अंडरस्टैंड कि यूनाइटेड नेशंस की जो इस वक्त पोजीशन है बिकॉज ऑफ इंडिया, दैट इज क्वाइट कॉम्प्रोमाइज्ड एंड आई ऑलवेज कॉल देम द यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका, बट नॉनदलेस दे आर अ बॉडी, दे आर एन इंस्टीट्यूशन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग पीस थ्रू आउट द वर्ल्ड, और उनको इन चीजों के बारे में आगाह करना चाहिए और इन ट्रोइका प्लस में जितने ममालिक हैं उनको सेंसिटाइज करना पड़ेगा। फिर अगर आप बाकी मामला ठीक देखें जो तालिबान की कंटिन्यूड। जी, एक सवाल है यहाँ पे पंसोता साहब, वो ये कि ये भी दुनिया भर की जो खुफिया इदारे हैं उनको मालूम है कि ये गैर रियासती अनासर जो हैं तालिबान से हट के जो बाकी हैं उनका एजेंडा सिर्फ अफगानिस्तान तक महदूद नहीं है। यूरोप में वो कार्रवाइयाँ करते रहे हैं। अमेरिका, मेनलैंड अमेरिका 9/11 के बाद से अब तक बचा है बिकॉज ऑफ देयर ओन स्ट्रैटेजी, लेकिन कुछ बैद नहीं है कि अगर आप इनको छोड़ते हैं तो दुनिया भर में खास तौर पे जो अमेरिकन इंटरेस्ट है उनको बड़ी आसानी से वो निशाना बना सकते हैं। और इस मौके पे बड़ा अच्छा एक उनके पास चांस है कि तालिबान के जरिए ऐसे अपने दुश्मनों को, जो कि उनके साथ साथ बाकी इंसानियत के भी दुश्मन इस वक्त समझे जा रहे हैं, उनको खत्म कर दें।
ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है जी कि टारगेटिंग जो प्रॉपरली वो तो किया जा रहा है, एंड आई बिलीव कि इस सारे के सारे प्रोसेस को जेपरडाइज भी किया जा रहा है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की गवर्नमेंट का जो रोल है बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन पर्टिकुलर यू हैव अ प्राइम मिनिस्टर हु जेन्युइनली बिलीव्स कि इनको रिहैबिलिटेट करके इनको प्रॉपरली अपने मुल्क के अंदर सॉवरेनिटी देके ही इसका हल है। लेट्स से कि हमारे साबका दौर में तो ये बड़ा कंसेंसस था सही। कि इनको अटैक किया जाए, इनसे लड़ाई की जाए। सो मैं समझता हूँ उसी सिलसिले में ये बात आगे बढ़ाते हुए, नो डाउट इस पर कॉन्स्पिरेसीज होंगी, स्पॉयलर्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ट्रू। इंडिया वहां पर पता नहीं किनको अंजुमने बाम सताइशी कर रहे हैं वहां पर एक दूसरे को बुला के, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम वी हैव टू बी वेरी 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 राइट। केयरफुल कि इनको रिकग्निशन दें। इनको रिकग्निशन दे। शाजिया साहिबा ये जरा फरमाइएगा कि ये तो हो गई बैनुल अक़वामी बरादरी की जिम्मेदारी, लेकिन वो कुछ तालिबान से भी उम्मीद करते हैं। वो कहते हैं कि जी इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो, वो कहते हैं कि जी खवातीन को जो उनके उनके हुकूक हैं, चाहे वो तालीम के हवाले से हों अदरवाइज हों, वो पूरी तरीके से मिलने चाहिए। सो तालिबान के लिए क्या इशू है इस वक्त? तो उन्होंने अपने मुल्क को बचाना है, अपनी आवाम को बचाना है। अगर थोड़ा सा वो लचक अपने अंदर ले आएंगे तो उससे क्या बिगड़ जाएगा? देखिए शहजाद साहब, अगर तालिबान ने अपने अंदर लचक लेके आनी होती तो ये सारा कुछ हमें देखना ही नहीं पड़ता। वो एक बहुत क्लियर कट माइंडसेट के साथ, एक बहुत क्लियर एजेंडा के साथ अपनी एक कॉन्करिंग पोजीशन पे हैं। आप ये भी नहीं कह सकते कि वो कोई इलेक्टोरियल बोर्ड था या वहां पे कोई रेफरेंडम हुआ था। अगर आप इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात करें तो वो दोहा अकॉर्ड में जिस इंक्लूसिव गवर्नमेंट पे वो एग्रीड अपॉन हुए थे उसको अशरफ गनी ने निभने ही नहीं दिया था। उस इंक्लूसिव गवर्नमेंट में भी तालिबान ने सिर्फ ये एग्री किया था कि ऑल एथनिक ग्रुप उसमें शामिल होंगे। अब हर दूसरे दिन ऑल इंक्लूसिव की एक नई डेफिनेशन वेस्ट जो है वो दे रहा है। कल जो है पराग में एक कॉन्फ्रेंस थी इंटरफेथ और रिलीजियस हार्मनी पे, और बहुत ज्यादा उसमें इस चीज पे डिस्कशन हो रही थी। वहां पे एक स्पीकर जो है उनकी बात जो है मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि हम डायलॉग के लिए रेडी हैं लेकिन हम रिकग्निशन के लिए रेडी नहीं हैं। तो उनसे भी मेरा सवाल ये था कि ऐसा कौन सा डायलॉग होता है, ऐसी कौन सी कम्युनिकेशन होती है जिसमें आप सेकंड पार्टी को रिकग्नाइज ही नहीं कर रहे होते हैं। तो सबसे पहली चीज तो रिकग्निशन होती है। लेकिन उसके इसमें बाद आप शाजिया साहबा हैं पॉइंट वेल टेकन। एक क्वेश्चन ये है कि हमने देखा कि ये वो वाले 2001 वाले तालिबान नहीं है जो उससे पहले थे। जिस तरीके से पब्लिक एग्जीक्यूशन होती थी, खवातीन के बारे में जो मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा था उस मौके पे, जो हमारे सामने जो फुटेज आती थी या बातचीत होती थी या आई विटनेस अकाउंट्स आती थी, वो नहीं है। सो इस दफ़ा कुछ फ़र्क तो महसूस हुआ है, तो थोड़ा मार्जिन उन्हें भी देना चाहिए। लेकिन साथ साथ ऑब्वियसली उनकी भी जिम्मेदारी तो है कि उन्होंने अल्टीमेटली फैसला उन्होंने करना है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे पहली बात यह है कि एक पॉइंट हमेशा मेरी समझ से बाहर रहा है कि वो शरिया लॉ जो है वो लेके आना चाहते हैं, यही उनका एजेंडा है। शरीयत में मॉडरेशन कहाँ पे हम उसकी इंक्लूजन करेंगे और किस मॉडरेशन की हम उसमें बात कर रहे हैं। हम या खुद कंफ्यूज हैं या फिर कंफ्यूज आई मीन करना चाह रहे हैं। उनका तो एक ही है कि हम इस्लाम का नफाज चाहते हैं और हमारी जो लीगल सिस्टम होगा, हमारा जो गवर्नेंस सिस्टम होगा वो शरिया लॉज पे होगा। तो उसमें अगर वेस्ट जो है वो वेस्टर्न डिफाइन किए हुए रूल्स के हिसाब से विमेन राइट्स और बाकी चीजों की बात करते हैं तो मुझे नहीं पता ये बात कहीं भी पहुंचने वाली है। मैं बिल्कुल समझौता साहब की बात से एग्री करूंगी इस यहाँ पे कि ये इसको लिंगर ऑन करते जाओ एक ऐसे पॉइंट पे जिसकी मजीद लस्सी बन सकती है, उसका नतीजा वेरी राइट, वेरी राइट। मैं वापस आता हूँ हमायूं साहब। इन्होंने शाजिया चीमा साहिबा ने बात की शरिया लॉ की, और थोड़ी सी मतलब मुझे जो एक है कि पाकिस्तान भी एक इस्लामी मुल्क है, हमारे यहाँ पे कवानीन कोई भी ऐसे नहीं बन सकते जो इस्लाम से मुतसादिम हो। दुनिया में बहुत से ममालिक हैं कि जहाँ पे ये कवानीन इस तरह के राइज हैं, लेकिन फिर भी मॉडरेशन वहाँ पे हमें नज़र आती है। हम भी लोग हम मतलब रह रहे हैं इस माशरे में लेकिन मॉडरेट हैं। लेकिन तालिबान से ये एक्सपेक्ट करना दुनिया का इस मौके पे स्टेज पे कि ये खाली मज़हब की बात नहीं, शायद उनके कल्चरल इशूज़ भी हैं। नहीं, ये बड़ी अहम गुफ्तगू दोनों स्पीकर्स अहमद साहब ने और शाजिद साहब ने जो की, इसको इस तनाजुर में लें कि जो कल हुआ है ट्राइका प्लस का जो हुआ, फिर उसके बाद एक एलामिया जारी हुआ है 15 नुकात के ऊपर।
जिसमें जो सबसे पहला नुक्ता था वो इस चीज़ की तरफ इशारा किया गया था कि ये चारों मुल्क जो उसमें शामिल थे, रूस, चीन, अमेरिका और पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि हम एक्सप्रेस करते हैं अपना कंसर्न कि एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहाँ पे होने लगा है। उसका बैकग्राउंड भी सिर्फ आपको इतना बताता चलूँ कि 15 अगस्त से जिस वक्त ये हुकूमत आई तो 30% इकॉनमी उनकी अभी तक श्रिंक कर चुकी है। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक 90% से ज़्यादा लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं। इकॉनमी जो है वो तकरीबन कलैप्स इस तरह कर चुकी है कि 75% ऑफ इकॉनमी जो उससे पहले थी वो चलती थी फॉरेन एड के ऊपर, तो अब वो फॉरेन एड खत्म होगी। जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि ये सारे वादे किए जा रहे हैं, प्लेजेस किए जा रहे हैं, अब उसको अगर हमने ये देखना है कि आइंदा आने वाले 10 दिन, 15 दिन, महीना, सर्दियाँ आ चुकी हैं, दवाइयाँ कम हैं, कोविड के इशूज़ वहाँ पे भी फैल रहे हैं, राहदारी जो ट्रेड का जिसके ऊपर अमीर खान मुत्तकी आए हुए अपने डेलीगेशन के साथ गुफ्तगू कर, ऐसे बेतहाशा मसाइल हैं जो कि इसको एक कैटास्ट्रोफी की तरफ लेके जा रहे हैं जो कि ह्यूमन कैटास्ट्रोफी है। अब इस सारी चीज़ों के अंदर वेस्ट की डिमांड अगर देखी जाए लीगली स्पीकिंग तो शायद वो किसी हद तक बेहतर है कि वो चाह रहे हैं कि वहाँ पे औरतों के हकूक़ जो हैं उनको दिया जाए, बच्चों के हकूक़, तालीम के हकूक़। आज अमीर खान मुत्तकी जो उनके एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर हैं, इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक थिंक टैंक के अंदर अपनी गुफ्तगू में इस चीज़ का इजहार किया कि उन्होंने बताया कि 100% जो मेडिकल वर्कर्स थी, फीमेल वर्कर्स, वो वापस आ चुकी हैं काम में। एजुकेशन के अंदर उन्होंने जिक्र किया कि 75% ऑफ एजुकेशन के अंदर जो खवातीन थी वो वापस आ चुकी हैं। मेरा ख्याल है तालिबान भी अब चेंज हो चुके हैं। जो हमने 15 अगस्त से अभी तक देखा, बहुत से मामला पे वो गुफ्तगू कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर तमाम ममालिक के साथ। तो इसको दो तरीकों में देखें। उनकी डिफेक्टो रिकग्निशन तो ऑलरेडी हो चुकी है, तमाम एम्बेसीज वहाँ पे काम कर रही हैं, उनका जो दोहा ऑफिस है वो काम कर रहा है, वो पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जो है डायलॉग उनके साथ हिस्सा है। अब डिजोरो कब होनी है उसका लेकिन देखें मोइया साहब, एक तो तालिबान बार बार ये बात कर रहे थे कि जी हम बाय फोर्स उस तरीके से टेक ओवर नहीं करेंगे, डायलॉग का मकसद था, सीज कर लिया था इंपॉर्टेंट लोकेशंस को। मेरे ख्याल में शायद उस वक्त शायद सोच हो के बार्गेनिंग पोजीशन, और जिस तरह फॉल ऑफ काबुल हुआ सबके लिए सरप्राइजिंग था, इंक्लूडिंग अमेरिका। तो पॉइंट इसके तालिबान ने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा कि हम अगर इस तरीके से आते हैं तो किस किस्म का क्राइसिस पैदा हो सकता है, हमारी रेपुटेशन माजी की कैसी है और हमने कैसे दुनिया को बावर कराना है। तो क्या वो सोचे समझे बगैर बस आ गए, चढ़ाई कर दी और उसके बाद फिर आगे उन्होंने सोचा कुछ नहीं? मेरा ख्याल है कि अगर आप इस पूरे इवेंट को देखें, जिस तरह गुफ्तगू चल रही थी, दोहा के अंदर जो नेगोशिएशन चल रही थी, 18 महीनों के ऊपर वो मुहित थी, और उसमें जिस वक्त वो आए आगे से कोई रेजिस्टेंस नहीं थी काबुल के अंदर, और वो जो है थैंक गॉड कि कोई ब्लड शेड जो है वो टेक ओवर नहीं हुआ, वो चले गए। अब ये उनका सोचना या ये कहना कि क्या वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, यानी तालिबान का गवर्नेंस का कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा पहले, मतलब दे वर अ गुड फाइटिंग फोर्स फॉर लास्ट 20 ईयर्स, नेटो की जो है वो किया, अब आके उनको भी बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह वो नेगोशिएट कर रहे हैं हर किसी के साथ, उससे लगता यही है कि दे आर स्लाइटली चेंज्ड। अब ये कब तक कहां तक चेंज होंगे, उनको भी कुछ गिव एंड टेक करना पड़ेगा अगर उन्होंने दुनिया के साथ रह के ग्लोबलाइज वर्ल्ड के अंदर रहना और फिर अपनी उस पॉपुलेशन को जो 40 मिलियन के करीब है। वेरी राइट, वेरी राइट। पंसोदा साहब, हमायूं साहब का जो टेक है कि जी तालिबान को भी गिव एंड टेक करना होगा, लचक दिखानी होगी, किस हद तक लचक दिखा सकते हैं? एक तो तालिबान की कोर लीडरशिप है जो मतलब इंक्लूडिंग मुल्ला ब्रादर जो थोड़े से समझे जाते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी शो करने को तैयार हैं, लेकिन एक उनका हार्ड कोर जो फाइटिंग फोर्स है या जो उनका जंगजू है, क्या वो भी कॉम्प्रोमाइज कर लेगा? क्योंकि खदशा ये है कि अगर उन्होंने इस किस्म के इकदाम किए तो वो उन गैर रियासती अनासर के पास जा सकते हैं जो आजकल अफगानिस्तान में कार्रवाइयां कर रहे हैं। देखिए जी, अफगानिस्तान को जहां पर कॉम्प्रोमाइज करने की बात है वो वाकई मैं हमारे साहब से बात एग्री करता हूँ, करना पड़ेगा, और ये करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इस्लामिक निजाम या शरीयत का नफाज जो है उसके डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं, उनकी एक अपनी इंटरप्रिटेशन है। देयर आर सेवरल कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहां पर इस्लामिक निजाम बिल्कुल प्रॉपर्टी राइट्स भी है, होता भी है, उसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस है। अब सवाल ये है कि अगर उसकी गाव में, उसकी आड़ में आके तालिबान जो है वो खवातीन को एक्सक्लूड कर देंगे सिस्टम से, या बच्चों को पढ़ाई पर नहीं जाने देंगे, या ऐसी सजाओं के ऊपर रिलाय करेंगे जो कि शायद डिबेटेबल हैं कि इस्लाम में भी वो सजाएं वैसे हैं कि नहीं है, ऐसे डिबेटेबल या ऐसे प्रिंसिपल्स पर वो बहस करेंगे जिनके ऊपर इस्लाम में भी और दुनिया में भी अभी कंसेंसस नहीं है, तो ऑफ कोर्स दुनिया में उनको आगे से क्रिटिसिज्म आएगा। तालिबान को सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अंडरस्टैंड करनी है, जो मैं बार बार जगह जगह कहता हूं, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस। इस वक्त वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज, वी आर ऑल रिपोर्टिंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड वन क्विक क्वेश्चन पंसोदा साहब, वन क्विक क्वेश्चन,
वन क्विक क्वेश्चन, वो तालिबान लीडरशिप से कभी आप बात करें या उनके किसी नुमाइंदे से, वो ये कहते हैं कि जी दुनिया में कुछ ममालिक नाम लिए बगैर ऐसे भी हैं कि जहां पे इस किस्म की सजाएं भी हैं। वो ये भी कहते हैं कि दुनिया में ऐसे ममालिक हैं जहां जमहूरियत की बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं है और अमेरिका के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तो हमें आप क्यों ये लेक्चर दे रहे हैं, हमसे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम ऐसी इंक्लूसिव गवर्नमेंट भी बनाएं, जमहूरियत के जदीद तकाजे भी पूरे करें और उन ममालिक के बरक्स जो है वो सजाएं भी खत्म कर दें? उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए जी, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को जवाब देते हुए जिन ममालिक का वो जिक्र कर रहे हैं, मैं उन ममालिक का नाम लिए बगैर बताऊंगा कि उनमें से एक मुल्क जिसको इस्लाम का गढ़ कहा जाता है, वहां पर भी अब आहिस्ता आहिस्ता जो चेंजेस हैं वो आपके सामने हैं। एक तो वहां के एक शहर जो है वो बिजनेस हब है और नॉट ओनली द वर्ल्ड बट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बहुत ज्यादा वहां इन्वेस्टमेंट्स हैं। फिर ऑयल रिलेटेड उनकी ठीक ठाक वहां पर इन्फिल्ट्रेशन है। थर्डली, वहां पर जो खवातीन के हकूक का इस वक्त लेवल है वो आहिस्ता 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 इस लेवल पर आ गया कि दे आर ऑन अ प्रोग्रेसिव साइड। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस की उन्होंने इजाजत दे दी है, खवातीन को ड्राइविंग की उन्होंने इजाजत दे दी है, सिनेमा हॉल्स में उसको खोला जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता उन ममालिक में भी उस तरफ चीजें जा रही हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, बर्दाश्त उनको क्यों किया गया? उनको इंटरनेशनली इसलिए बर्दाश्त किया गया कि बिकॉज ऑन द ट्रेड साइड दे आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब अफगानिस्तान ये कहता है कि उनके ट्रेड पे भी कोई बात ना की जाए और ये सारी चीजों के बगैर उनकी इन चीजों को एक्सेप्ट किया जाए तो नहीं। इफ यू आर अ रियलिटी, इफ यू आर एन इकोनॉमिक रियलिटी, देयर आर थिंग्स अबाउट योर कंट्री जो लोग आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर आपके मुल्क में है ही बमबारी और लड़ाई झगड़ा और खवातीन के हकूक को पामाल करना, तो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी बड़ी मुश्किल है कि आपके साथ चले इसका। बिल्कुल ठीक। शाजिया चीमा साहिबा, फाइनली जी ये बताएं कि पाकिस्तान भी बड़ी कोशिश कर रहा है कि तालिबान को भी समझाया जाए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बावर कराया जाए, तो ये कोई आपको नियर फ्यूचर में कोई रास्ता नजर आता है निकलता हुआ कि नहीं? मैं इसमें बहुत होपफुल हूँ, खासतौर पे ये जो आज की मीटिंग्स हुई हैं जनरल कमर बाजवा के साथ, इंक्लूसिवली जो 3 रिप्रेजेंटेटिव मिले हैं, उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि ऑल इंक्लूसिव को पहले डिफाइन किया जाए, स्पेशली अफगान गवर्नमेंट के लिए। वो उनके नजदीक ऑल इंक्लूसिव क्या है, आप उनसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं और फिर क्या टाइम फ्रेम के अंदर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट में किस किस को इंक्लूड करेंगे और उसके बाद वो आपके लिए वो एक्सेप्टेबल होगी या नहीं होगी, और उसके बाद इस बात को बाद में डिफाइन किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि अफगानिस्तान में किसी भी किस्म का अनरेस्ट जो है उसका फॉलो बहरहाल हमें फेस करना पड़ेगा। लिहाजा हम इसमें बहुत ज्यादा फोर्थकमिंग हैं, हम इसमें बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और जितनी एफर्ट इसमें हमने की है शायद ही कोई और नेबरिंग कंट्री जो है वो इस तरह कर सकता होता। हम सारी दुनिया के सामने ये कह रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बहुत बड़ा वहां पे हो जाएगा, इस चीजों को पॉलिटिसाइज मत करिए। और उसके जवाब में आपने देखा कि ईयू ने भी फंडिंग की बात की है और अच्छी खासी सब्सटेंशिएटेड अमाउंट। तो ये कोई और अगर डिफाइन करेगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज द ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट, तो आपके ख्याल में तालिबान इसको मान लेंगे? तालिबान जो है बहरहाल उनके दिमाग में ये बात तो होगी कि ऑल इंक्लूसिव में उनका क्या उनके जहन में क्या था। दोहा की मीटिंग तक ऑल इंक्लूसिव में वो बहुत क्लियर थे कि ऑल एथनिक ग्रुप जो हैं, और उनका कहना ये है कि हमने उज़्बेक और ताजिक जो हैं अपनी उसमें शामिल कर लिए हैं। चलें वेरी क्विकली जी, वक्त मैं क्विक कमेंट करना चाहूंगा। जी जी प्लीज क्विकली। सर, अगर ये ऑल इंक्लूसिव को डेफिनेशन को एग्री ना करें इंटरनेशनल की, तो ये इस वक्त पाकिस्तान में ना आती इनकी गवर्नमेंट या इनके इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर, ये आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, इटसेल्फ इज प्रूफ इनफ कि दे आर विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज। अब वो किस हद तक कॉम्प्रोमाइज करते हैं विल डिटरमिन कि हाउ फार विल द इंटरनेशनल कम्युनिटी एक्सेप्ट देम। वेरी राइट। हमायूं साहब, आज अफगान फॉरेन मिनिस्टर ने कहीं बात भी की है और ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट पे कमेंट भी किया। मैं चाहूंगा कि सेगमेंट खत्म करने से पहले वो कमेंट जरा सुना दें हमें। आज जो अमीर खान मुत्तकी जो उनके इंटरिम फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एग्जैक्टली इसमें यही कहा कि जो हमारा आइडिया था, कॉन्सेप्ट था इंक्लूसिव का, वो हमने कर लिया। और फिर उसके बाद उन्होंने जो मुख्तलिफ वो दी एग्जाम्पल्स उसमें कहा कि क्या अमेरिका के अंदर जो बाइडन है वो डोनाल्ड ट्रंप को अपनी हुकूमत में शामिल करेंगे। उन्होंने कहा हमने एथनिसिटीज कर ली हैं, हम पिछली हुकूमत के लोगों को नहीं करेंगे। और मेरा ख्याल है ये दोहा मुआहदे में अमेरिका को भी पता था कि वो क्या बात कर रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये इस सेगमेंट के बाद नाज़रीन अगली ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोटिंग देने का जो राइट है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इस पर मौजूद है, इसमें रुकावट क्या है, इस पर गुफ्तगू करते हैं। हमायूं खान साहब और अहमद मनसूता साहब हमारे साथ होंगे, साथ रहिएगा।
एहसास राशन प्रोग्राम इज़ अ वंडरफुल इनिशिएटिव और ऐसे बहुत से इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लिए। We are supported by the Prime Minister to do the right thing. ऐसे दौर में हैं जो कि बड़ा मटीरियलिस्टिक दौर है, यहाँ लोग बेहिस होते जा रहे हैं। प्रोग्राम का एहसास नाम रखें क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन ये थी कि हमने एक बहुत बड़ा पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम लाना है। कैसे ये तयन करें कि कौन डिजर्विंग है? घर में गाड़ी है, मोटरसाइकिल है या साइकिल है या कुछ भी नहीं है, घर में टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, घर में कितने लोग रहते हैं। आज के मेहमान के बारे में अगर मैं आपको ये कहूँ कि उनकी शख्सियत, बहुत सारे राज ऐसे हैं जिनसे हम तो वाकिफ ही नहीं हैं, तो कुछ गलत नहीं होगा। इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट, जिन्होंने ज़िंदगी में गुर्बत का, मुश्किलात का और हालात का बड़ा डट के मुकाबला किया। हमारी तारीख से मोहम्मद रफ़ी भट्ट साहब जैसे बानी पाकिस्तान के इतने करीबी साथी, तहरीक पाकिस्तान में इतने अहम किरदार, कैसे हम भूल गए? ये एग्जाम्पल है आपके लिए कि हिस्ट्री कितनी डिस्टॉर्टेड भी होती है और कितनी इग्नोर्ड भी होती है लोगों के बारे। रफ़ी भट्ट का जो रोल था, कायदे आज़म ने जो मुकर्रर किया था, जब पाकिस्तान बनेगा तो उसकी इंडस्ट्रियलाइजेशन और इकॉनमी को आके लेकर जाना। मैं हैरान हो गई आपके पेंट हाउस में आके, माशाल्लाह से क्या दुनिया बसाई हुई है आपने। परिंदों का तो सुना था, लेकिन मैंने कभी किसी को मंकीज रखते हुए इस तरह से। मोस्ट एक्साइटिंग एनिमल टू बी विद। भट्ट साहब कितने खालिस भट्ट हैं आप खाने पीने के मामले में? देखिए, शौकीन बहुत हूँ, बट मैं बड़ा कॉशियस हूँ क्वांटिटी में। ये ग्वादर में बनने वाला वो शानदार मंसूबा, इट्स अ नेशनल कॉज। हर बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट्स इन सी पैक करे, मुल्क के लिए अच्छा होगा। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोटिंग का हक मिल चुका है। हुकूमत ने गुज़िश्ता इंतखाबात में इस पर अमल दरामद भी किया था, कुछ हद तक अमल दरामद इस पर हुआ था, जिसमें कुछ पाकिस्तानियों ने वोट भी कास्ट किया था। लेकिन जितने पाकिस्तानी इस वक्त 80-90 लाख या से ज़्यादा पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क इस वक्त मुकीम हैं और उनमें बड़ी तादाद जो है वो वोट डालने की अहल है, तो कोई तरीक़ाकार इस किस्म का वज़ा होना बहुत ज़रूरी है कि बासानी वो वोट डाल सकें। और जब हम ये बात करते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं, पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, अब रोशन डिजिटल अकाउंट जो हाल ही में लॉन्च किया है उसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म की उनकी जो है वो कंट्रीब्यूशन है। सो क्वेश्चन है कि उन लोगों को हम वोटिंग को, उनके तरीक़ेकार को आसान क्यों नहीं बनाते, जब उन्होंने तस्लीम कर लिया कि वोट डालना उनका हक है और ये मिल भी चुका है। इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमायूं साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन पंजाब से। ये तारिक शाह साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वाइस चेयरमैन। तारिक शाह साहब बहुत शुक्रिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इस वक्त वोट डालना चाहते हैं, ख्वाहिश रखते हैं, क्योंकि उसमें हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान में कुछ कवानीन है जिसके तहत वो मेंबर नहीं बन सकते पार्लियामान के, लेकिन वोट डालना उनका हक है। आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा उनमें जोश है, डिमांड है, वो वाकई करना चाहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में भी वो किरदार अदा करें? जी बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो ये है कि जिस तरह ओवरसीज पाकिस्तानी रेमिटेंसेस भेजती हैं और पाकिस्तान से पाकिस्तानियों से ज़्यादा प्यार बार बैठ के करते हैं, और जिस तरह हुकूमत वक्त इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानियों के राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही है, ये सारी चीज़ें ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशाइन हैं। अभी रिसेंटली जो रुकावटें उन्हें वोट देने में आ रही हैं, उससे थोड़ी सी मायूसी भी फैल रही है। यकीनी तौर पर इस वक्त वो 90 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो हमारी मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं, और उनका हक है कि उन्हें वोट का राइट दिया जाए। रुकावट क्या आ रही है शाह साहब? रुकावट इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारी अपोजिशन है उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वही इसमें रुकावट है, जबकि हुकूमत इसमें बेहद संजीदा है
कि उनके इस बिल को पास किया जाए। अभी रिसेंटली भी जो इशू इस वक्त रेज हुआ है वो अपोजिशन की तरफ से है कि अपोजिशन के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर नहीं हो पा रहे, और यकीनी तौर पे अपोजिशन इस वक्त मिल बैठकर भी इस मसले को Very right. नहीं करना चाहती। वेरी राइट मैं वापस आता हूं पंसोदा साहब। एक बात तो ये हकीकत पे मबनी है और जो तहरीक इंसाफ के जो मुखालफिन हैं वो भी इस चीज़ को मानते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी की एक बड़ी तादाद जो है वो तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब के साथ जो है वो उनके साथ का लगाव है या उनको वो प्रेफर करते हैं बाकी लीडरशिप के निस्बत। तो क्या सिर्फ यही एक नुक्ता है कि अगर 40, 50 या 60 लाख लोग जो है वोट डालते हैं तो बहुत सारे हलकों में वो स्विंग वोटर्स का किरदार अदा कर सकते हैं? क्या ये एक फेयर है? पहली तो बात ये जी कि मैं ये इस चीज की एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी दूंगा कि व्हाई आर ओवरसीज वोटर्स इंपॉर्टेंट। देखें, वो पाकिस्तान के शहरी हैं, आपने उनको शहरियत रखने की इजाजत दी है। पाकिस्तान का आइन जो है वो डिफरेंशिएट नहीं करता बिटवीन द टू। ओवरसीज लाहौर जो हमारी हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं जिसमें जस्टिस जवाद हसन साहब की बड़ी खूबसूरत एक जजमेंट है जिसमें उन्होंने एक ओवरसीज पाकिस्तानी को इजाजत दी हुई है कि उसके कानून भी और हर चीज जो है उसके हकूक ज्यादा हैं। फिर जस्टिस अतर मनीला साहब की एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है और वो तो इस हद तक कहती है कि इन लोगों के साथ अगर फ्रॉड हो तो इनको प्रिंसिपल्स भी डिफरेंट अप्लाई करेंगे। अब साथ ही आते हैं इलेक्शंस पर जो कि हमारा मौजू है। देखें, 218 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल है, पाकिस्तान की ड्यूटी है टू कंडक्ट द इलेक्शंस इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर एंड फेयरली एंड जुडिशियसली एंड जस्टली। अब यहां पर फेयरली एंड जस्टली कैसे हो सकते हैं जब मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी जो हैं वो उसके एम्बिट से बाहर हो जाते हैं, कि फेयरली रहते नहीं है। और ये वो पाकिस्तानी हैं जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान के साथ चले, पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भेजी, पाकिस्तान के लिए बड़े बड़े काम किए, यहाँ पर जितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो किए, जिसमें मैं आई थिंक सर फहरिस्त बहुत सारे पाकिस्तानी जिनका मैं नाम ले सकता हूँ। अनिल मुसरत साहब अभी लगे हुए हैं, उसके बाद बहुत सारे और हैं, हमारे जुल्फी बुखारी साहब एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हैं। मसला इस वक्त पीटीआई का या दूसरों का नहीं है। ऑपोजिशन नीड्स टू अंडरस्टैंड कि इन लोगों को जब आप इंक्लूसिविटी नहीं देते और इन लोगों को ये इंप्रेशन देते हैं कि शायद आपका वोट दो नंबर तरीके से होगा तो ये मुनासिब नहीं है, उनको अच्छा इंप्रेशन नहीं जा रहा। अच्छा, इस पे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक डिबेट फैसला है पंसोदा साहब, एक डिबेट और भी होती है कि अगर कोई शख्स, कोई भी पाकिस्तानी, चाहे ओवरसीज है, बाहर रहता है या पाकिस्तान में रहता है, वो वोट डालने का अहल है तो असूलन वो मेंबर पार्लियामान या मेंबर सूबाई असेंबली बनने का भी अहल होना चाहिए। ये भी एक बहस होती है। देखें जी, इस पर तो एक डिफरेंट बहस है और इसमें हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मुतअद्दिद जजमेंट्स एंड आई एम बाउंड बाय दोस जजमेंट्स अंडर आर्टिकल 189 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड सो आर ऑल द अदर कोर्ट्स। और उसमें एक तरीकाकार वजह किया, लेकिन हमारे एग्जिस्टिंग जो लेजिस्लेशन है उसमें कोई नहीं रोकता, ये लेजिस्लेशन ला सकते हैं और ये बिल्कुल लेजिस्लेशन ला के इसकी इजाजत दे सकते हैं। तो बाद में आईनी गैर आईनी उसका फैसला देखा जाएगा। चलें, ठीक। मैं समझता हूं उनको आपने जितनी इंक्लूसिविटी देनी है आपको देनी पड़ेगी। अगर आपने उनको वोट का हक ही नहीं दिया हुआ तो आप उनके पैसे किस मुंह से रखते हैं? वेरी राइट, वेरी राइट, वेल सेड, वेल सेड, बिल्कुल ठीक। हुमायूं साहब, ये कोई बहुत मुश्किल कोई तरीक़ाकार है कि उन्होंने वोट डालना है? हमने देखा बड़े बड़े जो ममालिक हैं, फॉर इंस्टेंस अमेरिकन हैं, वहाँ इलेक्शन होते हैं तो यहाँ से पोस्टल बैलेट के जरिए वो डाल सकते हैं। एम्बेसी के अंदर वो अपना एक सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं कि जो पाकिस्तानी अमेरिकन नेशनल्स हैं वो वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो क्या बहुत ही आजकल के जदीद दौर में जब टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, तो ये फिर हम किस दौर में, किस दुनिया में रह रहे हैं? मेरा ख्याल है बड़ा ही अहम सवाल है और बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का वन ऑफ द मेन एजेंडाज था जब वो इलेक्शन में आ रहे थे। तो इमरान खान साहब हमेशा से ओवरसीज़ पाकिस्तानी के ऊपर बहुत ज़्यादा वो करते थे, रलाय करते थे और उसमें उनकी ख्वाहिश भी थी कि जब भी वो पावर में आएंगे, और उनकी पुरानी स्पीचेस देखने तो यही था कि इनको मौका देना चाहिए। अब ये जिस तरह अहमद साहब कह रहे थे और मखदूम तारिक साहब कह रहे थे, ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन की एक डिबेट है, इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म्स की एक डिबेट है कि उनमें उनको हक देना चाहिए और वो उनको हक उस वक्त मिलेगा जब सारी पार्टीज़ एक उसके ऊपर आएंगी। और जब तक वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ एक पेज पे आके इसके ऊपर लेजिस्लेशन नहीं करती तो वोट का हक सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं दे सकती। मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अच्छे फैसलों में मैं दाद दूंगा और मुबारकबाद दूंगा पंजाब गवर्नमेंट को कि मखदूम तारिक साहब बीइंग लीगल एक्सपर्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, उनको जो है ना उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का वाइस चेयरमैन किया। ऐसे लोगों को हमें आगे लाना और मेरी ख्वाहिश होगी कि शायद बाकी जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है वो भी इस किस्म के जो है ना अपने एकेडमिक और लीगल एक्सपर्ट लेके आए जो कि उस प्रोसेस को आसान करें। तो ये बेसिकली एक गवर्नमेंट की एक अच्छी वो कोशिश है और उसको सराहना चाहिए। ये कब तक होगा, कैसे होगा, ये जब तक तमाम पार्टी साथ नहीं होंगी ये बड़ा मुश्किल है। ठीक, बिल्कुल सही। तारिक साहब, ये ज़रा फरमाइएगा कि
अब जो आप कह रहे हैं कि जी कुछ कानून साजी की रुकावटें हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये हो जाएगा क्योंकि इसमें हुकूमत ने एक फैसला किया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला यकीनी मौजूद तौर पे जी जी यकीनी तौर पे ये गवर्नमेंट ऑफ जो हमारे कायद हैं जनाब इमरान खान साहब का ये एजेंडा था, और हमेशा वो ओवरसीज को अपने दिल के बहुत करीब समझते हैं और ओवरसीज के लिए वो कुछ करना चाहते हैं। अच्छा, जो ओवरसीज पंजाब कमीशन है, इसने पिछले 2.5 सालों में 63% केसेस को रिजॉल्व करवाया है। अभी हमारे पास तकरीबन 12,000 केसेस हैं जो बाकी हैं, जिनके लिए हम एक दिन रात कोशिश कर रहे हैं। हमने यहाँ पे 24/7 अपना ओवरसीज के लिए कॉल सेंटर का आगाज किया है। रेवेन्यू फैसिलिटेशन के जो हमारे ऑफिस में तशरीफ लाए ओवरसीज, चाहे वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, वो यहाँ से अपनी फर्क जो है वो ले सकता है। हमने यहाँ पर उनके लिए नादरा कार्ड का भी नहीं, ये तो चलें, बहुत अच्छा आप काम कर रहे होंगे। इसके लिए तारिक साहब यकीनन आपको दोबारा जहमत देंगे, लेकिन इस वक्त जो मौजू है उनको वोट डालने का, इसके लिए कुछ लॉबिंग कर रहे हैं, कुछ आप भी समझाते हैं लोगों को कि अपोजिशन खास तौर पे कि भाई, या ओवरसीज पाकिस्तानी के अपने भी राब्ते हैं, वो भी यकीनन उनको एक लॉबिंग इस पे कर सकते हैं। अच्छा, हमारा यही ख्याल था कि जब ओवरसीज की बात होगी ना, तो यकीनी तौर पे ये एक ऐसा इक़दाम है जो हमारे मुल्क के लिए बहुत जरूरी है। ये बात ओवरसीज की नहीं, तमाम अपोजिशन पार्टियां भी ये जानती हैं कि ओवरसीज ही हमारी रीढ़ की हड्डी है। मईशत में उनका क्या किरदार है, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में क्या किरदार है। हम ये समझते थे कि जब ये कोई भी स्टेप लेगा तो बाकी सब लोग शाना बशाना चल के ओवरसीज को ये राइट देंगे। अपोजिशन का ये जो रवैया है वो इस वक्त ओवरसीज के लिए काबिल कबूल नहीं है, और ओवरसीज इस बात को पूरी गहरी नजर रखे हुए हैं कि अपोजिशन उनका ये बिल पास होने में कोई मदद नहीं कर रही है। ठीक, फाइनल कमेंट जी पंसोदा साहब इस इशू पे आपका। सर, मैं बिल्कुल ये बात कहूंगा कि अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को इस चीज पर कन्विंस नहीं करेंगे कि हम आपके लिए काम करने हुकूमत में आए हैं, तो ऑफ कोर्स उनका कॉन्फिडेंस आप नहीं जीत सकते। और आपको नेक्स्ट इलेक्शंस में देखें, उनका वोट अगर फर्ज करें नहीं होता, उनका इम्पैक्ट बड़ा है। वो कहते हैं ना जी, वो क्या मेरा वजन ज्यादा तो मेरी बात का भी वजन ज्यादा है। उनका ऑफ कोर्स दे आर ऑल पाकिस्तानीज विद ह्यूज फॉरेन रेमिटेंस जो वो करते हैं। अगर वो अपने लोकल एरिया में ही इन्फ्लुएंस करना शुरू हो जाएगा तो पीटीआई गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम होगी। सो दे नीड टू अंडरस्टैंड। बिल्कुल ठीक। फाइनली जी हुमायूं साहब, कुछ ऐसे हल्के हैं पंजाब के खास तौर पे ओवरसीज पाकिस्तानी की बड़ी तादाद वहाँ पे मतलब वोटर पोटेंशियल वोटर है, और बड़े थिन मार्जिन से जो है वहाँ पे जो है उसके फैसले हुए थे, तो मेरे ख्याल में ये भी एक कंसर्न सिर्फ लगता है मुझे, अदरवाइज तो कोई और प्रॉब्लम नहीं है अपोजिशन को। मेरे ख्याल है बड़ा ही एक अनफॉर्चुनेट एनालिसिस है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ वोटिंग की बेसिस पे कि अगर हम इनको राइट दे देते हैं, और इस वक्त हवा लोगों को शायद ये लग रही है कि वो सपोर्ट पीटीआई को ज़्यादा होगी, बड़ी ज़्यादती होगी ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ। इससे कतई नज़र के कौन जीतता है या किसको वोट आती है, हर पाकिस्तानी का हक है। जिस तरह अहमद साहब कह रहे थे कि कितनी बड़ी रेमिटेंस करते हैं, उसके अलावा उनको इन्फ्लुएंस कितना बढ़ेगा। अब पाकिस्तान में हमने जो है ना बेल्ट एंड रोड के प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, उसमें हम चाह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आए, तो ये लोग बहुत बड़ी हद तक हमारी हेल्प कर सकते हैं। इसलिए उनको अक्रॉस द आयल बगैर देखे कि किस पार्टी के हैं, उनको वोट का राइट मिलना चाहिए। चलें, बहुत शुक्रिया हुमायूं खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। तारिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। पंसोदा साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कुछ एहसास प्रोग्राम की। साथ रहिएगा। उन्हें खून चाहिए प्यास बुझाने के लिए। मैं यहाँ कबीले को खून में नहलाने आया हूँ। दूध से निकलने वाली आग हमारे दुश्मन को जलाकर राख कर देगी। सोना किसके पास है? ड्रैगोस। उन मंगोलों का कोई एतबार नहीं। सिपाहियों से कहो कि जंग की तैयारी। अर्तुगरुल कहाँ है? ये बिजली की तरह गिरते हैं और सब कुछ जला देते हैं। मैंने अपने बच्चों को इस मकसद के लिए मरने का हौसला दिया। तब से यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमारा कानून नाफिजुल अमल होगा। छोड़ दो मेरे भाई को। नहीं करो।
तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। इंसाफ और मसावात मेरे रहनुमा उसूल हैं और मुझे यकीन है कि आपकी हिमायत और ताउन से इन उसूलों पर अमल पैरा होकर हम पाकिस्तान को दुनिया की सबसे अजीम कौम बना सकते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाजरीन। बात करेंगे एहसास राशन प्रोग्राम की। महंगाई पाकिस्तान में है, एक हकीकत है, महंगाई पूरी दुनिया में है, ये भी एक हकीकत है, लेकिन इसके लिए हुकूमतें क्या इकदाम करती हैं वो चीज़ मैटर करती है। इस प्रोग्राम से जो हुकूमत ने डायरेक्ट सब्सिडी उन लोगों को दी जा रही हैं कि वो अपना जो अशिया खुर्दोनोश ज़रूरी चीज़ें हैं वो ख़रीद सकें, कम कीमत पर ख़रीद सकें और इससे जो उनके बजट डिस्टर्ब ना हो इस दौर में, वो एक बहुत अहम बात है। और जब ये ऐलान किया इस पैकेज का वज़ीर आज़म ने, तो ये भी बात की कि ये एक फलाही रियासत की तरफ एक कदम है। इससे क्या फ़ायदा होगा डिस्कस करते हैं। हमें ज्वाइन कर रही हैं हिना आयरा साहिबा, इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हिना साहिबा आपका। नसीमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर के फोकल पर्सन हैं। पनागाह जो एहसास प्रोग्राम के अंडर चल रही है, और अहमद तनसोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नसीमुर रहमान साहब, वेरी क्विकली जी ये बताइएगा कि एक तो पनागाह है मौजूद मुख्तलिफ शहरों में मुल्क के, और वो जो गरीब लोग हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनको खाना खिलाने का एक इंतज़ाम बड़ा बेहतरीन वहाँ पे चल रहा है। तो ये जो पैकेज है ये तो उससे हट के है, मतलब इससे पनागाह में तो मतलब जो आए और उसको आप फैसिलिटेट करते हैं, किस तरीके से करते हैं, कुछ तादाद बता दें इस वक्त कितनी हो चुकी है जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है। देखिए, पनागाह का प्रोग्राम जो है वो इस बात का सबूत है कि जो फलाही इस्लामिक वेलफेयर स्टेट की बात वज़ीर आज़म इमरान साहब करते हैं उसको अमली शक्ल दी जाए। तो उसके लिए ये प्रोग्राम तकरीबन अब 3 साल होने वाले हैं और बड़ी कुछ आइन तरीके से आगे की तरफ बढ़ रहा है। और इसका मकसद तो यही है कि गरीब की जो ज़िंदगी है उसकी अहमियत है पाकिस्तान। और जैसे आपने पूछा, इस्लामाबाद में 5 पनाहगाहें हैं, रावलपिंडी में 1 है। पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 100 के लगभग पनाहगाहें हैं और एक पनाहगाह में 100 लोग आके रात को क़याम करते हैं और तकरीबन 1000 लोग जो है वो खाना खाते हैं। हर पनाहगाह में 1000 लोग खाना खाते हैं रोजाना? हाँ जी, और 100 लोग के ठहरने का इंतजाम है। अच्छा। और मैं सिर्फ ये शहजाद साहब बता दूं एक चीज कि ये पाकिस्तान में एक एग्जाम्पल जो है वो सेट हो रहा है तमाम गरीब ममालिक के लिए कि गरीब लोगों से कैसे आप जो है ना जी बिल्कुल ठीक इंसाफ का सलूक कर सकते हैं। वेरी राइट। यानी 1 लाख लोग जो हैं पूरे पाकिस्तान में इस प्रोग्राम के तहत मुफ्त खाना खाते हैं, क्वालिटी का फूड वहाँ पे होता है। मैं वापस आता हूँ हिना साहिबा, ये ज़रा फरमाइए कि हुकूमत ये जो सब्सिडी देती है इस पे कुछ इकोनॉमिस्ट जो हैं वो कहते हैं जी सब्सिडी तो आप दे रहे हैं लेकिन ये मुल्की ख़जाने पे भी इसका बोझ है। लेकिन ये जो सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स होते हैं कितने ज़रूरी हैं, और ये जो आपकी मईशत जब स्लो हो जाती है उसको बेहतर करने के लिए, लोगों को एम्पावर करने के लिए कितने अहम होते हैं ये? बहुत शुक्रिया। जैसे अभी आप बात भी कर रहे थे, हर हुकूमत इक़दामात उठाती है अपनी पॉपुलेशन की फलाह व बहबूद के लिए, और पाकिस्तान एक बड़ी आबादी वाला मुल्क है और पाकिस्तान की बड़ी आबादी की एक इसमें महंगाई में बढ़ने की एक वजह यह भी है। और साथ ही साथ जो इस तरह के प्रोग्राम्स हैं, इन प्रोग्राम से कौन मुस्तफ़ीद हो रहा है, वो पॉपुलेशन हो रही है जो 30,000 से कम उनका है रोज़गार या आमदनी है। अब देखिए, कुछ लोग जो बड़े शहरों में आते हैं, मेहनत मजदूरी करने के लिए आते हैं, अगर वो 30,000 से कम कमा रहे हैं और उसके बाद वो अपना यहाँ पे गुजर बसर भी कर रहे हैं, फिर उनको अपने प्यारों को भी पैसे भिजवाने होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा उनके लिए मुश्किल हो जाता है। अब हुकूमत का जो प्रोग्राम है, जो पनाहगाहें हैं जहाँ पे दिन भर की मेहनत मजदूरी के बाद
बाद वो तबका वहाँ जाता है, अपना खाने पीने का और रात सोने का इंतज़ाम करता है, बजाय इसके कि वो बाहर सड़कों पर सो रहा हो। तो ये सिटीज़न प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छा इकदाम है हुकूमत का, जैसे अभी नसीमुर रहमान साहब भी कह रहे थे, और पूरी दुनिया में इसको सराहा जा रहा है। साथ ही साथ कोविड टाइम में बहुत ज़्यादा असिस्ट किया गया है इस प्रोग्राम से, जब कोई मेहनत मजदूरी नहीं थी, और वो तबका जो मेहनत मजदूरी के लिए बड़े शहरों में या अर्बन एरियाज की तरफ आता है, उसमें अगर हुकूमत का ये प्रोग्राम ना होता तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन बहुत बड़े क्राइसिस का शिकार हो जाती। तो ये हुकूमत को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस प्रोग्राम के जरिए उन लोगों को इसमें गवर्नमेंट ने तो अपना शेयर डाला है, लेकिन वजीर आजम साहब ने ये भी कहा कि जो साहिब इस्तात लोग हैं, जो हैसियत हैं, तो तनख्वाहों में इजाफा करें, उनका भी कोई फर्ज है। फॉर इंस्टेंस के जो हुकूमत सब्सिडी देती है गरीब लोगों पे, उस तबके के लिए, तो ये जो बड़े बड़े मिल ओनर्स हैं जो मतलब प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा लेते हैं, क्या इनका भी कोई फर्ज है या नहीं, और ये कोई कंट्रीब्यूट करते हैं या नहीं? बिल्कुल फर्ज बनता है, बहुत सारे लोग करते भी हैं, लेकिन मजीद ज़रूरत है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन की जैसे मैंने बात की बहुत बड़ी है, हमारी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हुकूमत सबके लिए इंतजामात कर सके। जितनी कैपेसिटी है इस टाइम पे हमारी इकॉनमी की, उस हिसाब से हुकूमत कर रही है। कुछ पहले भी प्रोग्राम्स चल रहे थे, उनमें जदत लाई गई है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन का कुछ ऐसा हिस्सा है, बहुत ज़्यादा तनकीद भी की जाती है अपोजिशन की तरफ से इस प्रोग्राम में, लेकिन वो लोग जो उम्र के उस हिस्से में हैं जहां पे वो कोई काम नहीं कर सकते, उनका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कोई सहारा नहीं है, तो उनके लिए हुकूमत मैं वापस आता हूं। पंजोदा साहब, क्विकली जी ये जरा बताएं कि ये जो डायरेक्ट सब्सिडीज हैं ये कितनी अहम होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर यूटिलिटी स्टोर पे हुकूमत ने एक चीनी की या आटे की या घी की कीमतें जो है वो कम रखी हैं आम मार्केट के मुकाबले में, तो वहां से कोई भी जाके ले सकता है, एक साहिब हैसियत शख्स भी जाके खरीद सकता है, गरीब आदमी भी ले सकता है। तो ये कितना अहम है कि वही लोग इससे फायदा उठाएं जो डिजर्विंग हो, जो डिजर्व करते हो। बिल्कुल जी, आई थिंक जो नवंबर 3 को प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये प्रोग्राम का इफ्तिताह किया है, जो एहसास राशन रियासत प्रोग्राम है, ये पहले तो मैं आपको इसकी कानूनी हैसियत बताऊं जो कि हमारे बहुत सारे लेजिस्लेटर्स को भी नहीं पता, एंड आई एम नॉट श्योर इफ प्राइम मिनिस्टर साहब हैज आल्सो बीन इंस्ट्रक्टेड ऑन दैट, कि आर्टिकल 38D हमारे आइन का कहता है कि स्टेट की ये ड्यूटी है कि फूड, शेल्टर, घर, हर चीज अपने शहरी को प्रोवाइड करे। दिस इज अ फंडामेंटल ड्यूटी जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी में है, नंबर 1। आर्टिकल 227 और आर्टिकल 31 पाकिस्तान की आइन के ये कहते हैं कि कुरान और सुन्ना से मुनाफी कोई कानून नहीं होगा और कुरानिक टीचिंग से मुताबिक आपने अपनी जिंदगी गुजारनी है। तो ये कानून और ये आइन की जो शिक है ये इस्लाम के ऐन मुताबिक है। अब आते हैं फलाही रियासत पर, जिसका वजीर आजम साहब ने वादा किया, और उस फलाही रियासत में इसका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वाई? बिकॉज दिस फूड एंड शेल्टर, जो कि राइट टू फूड आफ्टर अ जजमेंट व्हिच वाज बीन पास्ड बाय जस्टिस जवाद हसन इन लाहौर हाई कोर्ट, बल्कि मुझे मौका मिला वो मोहम्मद अहमद पंसोता के नाम से रिपोर्टेड है, राइट टू फूड हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ फंडामेंटल राइट, और वो राइट टू फूड आपने उनको प्रोवाइड करना है। उसको प्रोवाइड करने के लिए आप जो भी मैकेनिज्म इवॉल्व करते हैं, चाहे वो सब्सिडी है, चाहे उन तक पहुंचाना है, वो आई थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड ऑफ द डे, एंड दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ डूइंग इट। जिस तरह बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाज अ वंडरफुल इनिशिएटिव, इसी तरह ये भी एक बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव है। लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान पहली दफा मिलेगा, क्योंकि आज तक तो उनको यही क्लैरिटी नहीं थी कि ये गवर्नमेंट ने छीनना है कि देना है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। वक्त बचा लूं। नसीम साहब ये जरा फरमाइएगा, अब इसकी तादाद कुछ बढ़ाने जा रहे हैं और ये जो जितने लोग यहाँ से रोजाना मुस्तफीद होते हैं इनमें भी कोई इजाफा मुतवक्को है? जी देखिए, एक तो पनाह गांव का मैं बताऊं कि सबसे ज्यादा रश सर्दियों में होता है, जिसको कहते हैं कि ब्रूटल विंटर। तो उसके लिए हमने इकदाम उठाए हैं कि पनाह गाह जो है सिर्फ रोटी और खाना देना नहीं, बल्कि उससे आगे देना है उनको साफ पानी, साफ बिस्तर, साफ गुसल खाने, गर्म पानी। ये जो इंस्टीट्यूशनल केयर है ना, ये दूसरे लेवल पे चली गई है, जिसमें ये है कि सिर्फ खुराक और सोना ही नहीं, उससे भी ज्यादा और अहम चीजें हैं कि जितनी। बिल्कुल ठीक। तो विंटर में यानी कि आपने खसूसी इक़दाम करने हैं, माजरत वक्त की कमी है ना साहिबा। फाइनली जी ये बताइएगा कि हुकूमत जो है वो सारी जिंदगी लोगों को इस तरीके से नहीं खिला सकती, अगरचे उन्होंने कहीं ना कहीं एडजस्ट करना होता है। इसका मतलब बेस्ट सोल्यूशन आप समझती हैं द लॉन्गर रन क्या है? देखिए, स्टार्ट तो यहीं से करना चाहिए, बेसिक सपोर्ट देने के बाद। उसके बाद यूथ के लिए प्रोग्राम्स हुकूमत को शुरू करने चाहिए, स्किल डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए। जैसे अभी CPEC की बात हो रही है, CPEC पाकिस्तान में मैच्योर हो रहा है, तो उसमें इंडस्ट्री लगेगी, उससे रिलेटेड प्रोग्राम्स यूथ के लिए इंट्रोड्यूस करने होंगे हुकूमत को। लेकिन कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना होता है, और अपनी अवाम की फलाह बहबूद के लिए जो हुकूमत ने ये प्रोग्राम शुरू किया है ये बहुत अच्छा है। बहुत सारा तबका इस टाइम पे पाकिस्तान
का जो डिजर्विंग तबका है वो इससे फैसिलिटेट हो रहा है। लॉन्गर रन में जाके हमें फिर अपनी यूथ पे तवज्जो देनी है, उसके बाद खवातीन को इस सारे लूप में लेके आना है, उनकी डेवलपमेंट के काम है यकीनन, और इकोनॉमिकली एम्पावर करना है कि वो बजाय हुकूमत पर रिलाई करने के खुद कमा के खा सके, उनकी अपनी कैपेसिटी इतनी हो जाए। बहुत शुक्रिया आपका हिना आयरा साहब हमारे साथ मौजूद थी, नसीमुर रहमान साहब, अहमद पंसोता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, देखने का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।